नमस्कार, मैं प्रियंका मौर्य। आप देख रहे हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन पर क्लाउन टाइम की विशेष कवरेज। तंत्र स्थापित हुआ और ये भरोसा और यकीन समय समय पे लोगों को हुआ कि ये भारत लोकतांत्रिक देश एक देश नहीं रह पाएगा। भारत एक विश्व भर में एक उदाहरण के तहत, क्योंकि लोकतंत्र कुछ लोगों के मन में यह था कि संपन्न देश में लोकतंत्र चल सकता है, मगर भारत जैसे गरीब देश में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। आज 74 साल इस देश को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बीतने के बाद हम लोग बड़े गर्व के साथ बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस देश की लोकतंत्र बची हुई है, इस देश की लोकतंत्र जीवित है और इस देश की लोकतंत्र पे हम सबको भरोसा है। पर महिला सशक्तिकरण का जो नींव रखा गया था वो इस देश के संविधान के लेखक, उस संविधान सभा के सारे साथियों को, कि समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव उस समय था, आज भी कुछ जगहों में भेदभाव है। अन्य देशों में जब लोकतंत्र कायम हुआ तो महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था। भारत उन चुने हुए देशों में से है कि जिस दिन यहां पे लोकतंत्र स्थापित हुआ उस दिन से महिलाओं को समान अधिकार देने की अगर कल्पना इस देश के जो संविधान निर्माता, इस देश की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने अगर उसी दिन से महिलाओं को समान अवसर देने का कल्पना किया तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए वही सबसे बड़ा काम रहा होगा। मैं उनको, उन सारे को, उनके विचारों को मैं नमन करता हूं इस मंच से। तंत्र स्थापित हुआ और ये भरोसा और यकीन समय समय पे लोगों को हुआ कि ये भारत लोकतांत्रिक देश एक देश नहीं रह पाएगा। भारत एक विश्व भर में एक उदाहरण के तहत, क्योंकि लोकतंत्र कुछ लोगों के मन में यह था कि संपन्न देश में लोकतंत्र चल सकता है, मगर भारत जैसे गरीब देश में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। आज 74 साल इस देश को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बीतने के बाद हम लोग बड़े गर्व के साथ बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस देश की लोकतंत्र बची हुई है, इस देश की लोकतंत्र जीवित है और इस देश की लोकतंत्र पे हम सबको भरोसा है। पर महिला सशक्तिकरण का जो नींव रखा गया था वो इस देश के संविधान के लेखक, उस संविधान सभा के सारे साथियों को, कि समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव उस समय था, आज भी कुछ जगहों में भेदभाव है। अन्य देशों में जब लोकतंत्र कायम हुआ तो महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था। भारत उन चुने हुए देशों में से है कि जिस दिन यहां पे लोकतंत्र स्थापित हुआ उस दिन से महिलाओं को समान अधिकार देने की अगर कल्पना इस देश के जो संविधान निर्माता, इस देश की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने अगर उसी दिन से महिलाओं को समान अवसर देने का कल्पना किया तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए वही सबसे बड़ा काम रहा होगा। मैं उनको, उन सारे को, उनके विचारों को मैं नमन करता हूं इस मंच से। उस वैक्सीन से लोगों को भरोसा है कि हम लोग अब इस कोरोना के जंग से उठ के एक बार फिर अपने कामों में इस देश को आगे बढ़ाने के संघर्ष में हम लोग जुटेंगे। उस कोरोना के वैक्सीन के मुद्दे पे मैं हम लोगों के जो हमारे विचार के और जो मौजूदा हालात है उसके जो विचार हैं, जो मौजूदा सरकार है उसके जो विचार हैं, उसका अंतर अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस और अन्य लोगों में इस देश के प्रति और इस राष्ट्र के प्रति क्या सोच में अंतर है वो साफ तौर पे दिखता है। यहां पे जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जो नौजवान साथी होंगे जिन्होंने अध्ययन किया हो सकता है वो जानते हों
जब इस देश के भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, और मैं उस बात से स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं कि जो पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट आ रही है कि भारत का एक आजाद मुल्क से जो विश्व भर निगाह इधर लगाई हुई है, और इसलिए लगाई है क्योंकि किसी न किसी कारण से, हो सकता है पिछले 5-6 साल में बहुत तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई, हम लोग विश्व के चौथे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी हैं, माइनस जीडीपी भी है। जीडीपी बढ़ रही होगी तेजी से, बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। अच्छी क्यों है? क्योंकि जनता उनको वोट दे देती है। धीरे धीरे सब लोग कहते हैं कि वो राजनीति ठीक है। कांग्रेस जिस राजनीति को करती आई है, ये हो सकता है हमको आपको शंका हो जाए कि हम लोग हो सकता है गलत राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताइए, 6 साल पहले जब इनकी सरकार दिल्ली में नहीं थी, जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, तो कहां थे इनके कार्यकर्ता? उनका कैडर सत्ता के पीछे और सत्ता के द्वारा ही खड़ा हो पाता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, इधर जो मेरे उम्र के जितने साथी हैं, जिंदगी में कांग्रेस का शासन नहीं देखे हैं, पर तो भी कांग्रेस के साथ लोग खड़े होते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के विचारधारा में रखना चाहता हूं। मैं पढ़ के सुना रहा हूं तो थोड़ा सा हो सकता है गलती हो, आप लोग क्षमा करिएगा। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के लिए बोल रहा हूं। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों से पे भारी है। जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि इस प्रकार की कोई एविडेंस हमारे पत्रावली पर मौजूद नहीं है कि राम का जन्म उस जगह पर हुआ है। उस वो जमीन उन लोग को दे दी गई, और उसके बदले में जो कुछ भी उन्होंने समायोजन किया वो एक अलग बात है, लेकिन वैधानिक रूप से वो फैसला भी गलत था, जिसमें असंतोष भी है। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम धर्मनिरपेक्षता निकली थी, उसी में समाजवाद निकला था, उसी में डेमोक्रेसी निकली थी, लोकतंत्र निकला था। विचार को भी आत्मसात करने की हमारी सनातनी धार्मिक चिंतन व्यवस्था रही है। हमने भारतीय धर्म दर्शन में चार्वाक को भी स्थान दिया, जिसने ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया। यहां कुछ दर्शन के भी विद्वान, आप मुसलमानों की राष्ट्र के प्रति आस्था पर, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता पर अविश्वास खड़ा करते हो। ही अच्छा था, इतना ही अच्छा है और लगातार अच्छा है, तो हम इस दशा को क्यों प्राप्त हैं? अपने अंतर मन पे टटोल के देखिए, इतना ही बढ़िया सब चल रहा था। बहुत सारी चीजें हैं गर्व करने की, लेकिन बहुत सारी चीजें नजरें झुकाने के भी हैं। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, 3 दिन में उस पर चर्चा तक नहीं हुई। यहां जब आती है तो बड़े दुख के साथ करने बोलने का मौका ऐसे दिया जाता है कि जैसे आप पे एहसान लाद दिया गया। आप पे अब तो लगता है कि मेरा ये दृष्टिकोण गलत है, चुनाव की दावेदारी करनी चाहिए, पद जबरदस्ती छीन के लेना चाहिए, यही आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी। और या नहीं तो अगले बार किसी यूनिवर्सिटी में टीचर या अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लिखवा लूं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकता था, मेरी चॉइस है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा ये कंपल्सन नहीं है। खैर, राजेश मिश्रा जी बैठे हैं, अजय राय जी शायद चले गए हैं।
बहुत सारे लोग इन दोनों लोग से सहमत होंगे, असहमत होंगे, अच्छा समझते होंगे, बुरा समझते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, उनको मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, पीठ पीछे बुरा भला भी कहते होंगे। लेकिन बनारस में पला बढ़ा व्यक्ति, बनारस की राजनीति समाज को समझने वाला अदना सा जानकार भी, राजेश मिश्रा का प्रखर विरोधी भी सपने में भी ये नहीं सोचेगा कि नीलकंठ तिवारी राजेश मिश्रा को चुनाव हरा देंगे। और वो सच हुआ। पिंडरा में हम लोगों ने भी काफी काम किया है। बड़े बड़े विरोधी भी कहते थे यार अजय राय को न हरा पाएंगे, अजय राय वहां चुनाव हारे। मैं क्षमा कर दो, क्या ये पब्लिक डोमेन है या हमारा अपना घर है? हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम उस वहां पे हैं कि हमने संगठन में तमाम बुराई हो, मैं मंच से बोलने में यकीन नहीं रहता हूं। घर की बुराई घर में चर्चा होनी चाहिए। ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं कि खूब दक्षिणी में मैंने काम किया, सब काम किया, और सबका कहना क्या था, अरे यार गुरु से क्या शिकायत यार, गुरु उस दिन घर आए थे, वो काम किए, ये काम किए, हम यार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कह नहीं दोगे वोट भाई बाबा? यार नहीं यार हम नहीं देंगे। किसी से 50 लोग हमसे मिले। ये माहौल क्यों बना हुआ है भैया? ऐसा क्या बिगाड़ दिया है कांग्रेस ने? ईमानदारी से बिगाड़, 100 चीजें हैं गर्व करने की, लेकिन ऐसा क्या कांग्रेस ने बिगाड़ दिया? पंचायत से लेकर पर्सनालिटी के दाम पर उनका अदना सा व्यक्ति चुनाव जीत जा रहा है, और एक दूसरी तरफ एक पर्सनालिटी है जिसपे हमारे बड़े बड़े कद्दावर उसके नाम की वजह से हार जा रहे हैं। क्या यह प्रश्न हमें मतता नहीं है? ये खास में सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि बड़े ही काबिल लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन अच्छे कप्तान नहीं साबित हो पाए, और साधारण सी प्रतिभा का व्यक्ति एक बड़ा अच्छा कप्तान भी साबित हुआ है। हिंदुस्तान की क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर नहीं हुआ है, परंतु एज ए कैप्टन वो भी फ्लॉप था, और उसने पूरी डिग्निटी, पूरी ग्रेविटी के साथ कैप्टेंसी छोड़ी, और हिंदुस्तान का सिरमौर भारत रत्न उसके सर पर है। कप्तानी छोड़ देने से वो व्यक्ति कहीं से कम नहीं हुआ। पांडे जी प्लीज, हमारे आदेश है, सदन बोलेगा मैं चुप हो जाऊंगा। ये बात नहीं है अभी मैं खत्म है, 1 मिनट की बात है। ये विचार नहीं है टोका टोकी के बीच बोला जाए। 3 दिन से इस विचार पर्चा में हो, यहां पे बैठे लोग सब लोग अपने सीने पे हाथ रख के कहें कि कितने लोगों ने विषय पे चर्चा की है। 95% लोग अनर्गल प्रलाप करते रहे, और उनको टोका टिप्पणी नहीं है, क्योंकि वो बड़े नाम है। अंतर मन को टटोलिए, इस प्रश्न को उछालिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम जानते हैं हमारे नेता बड़े योग्य हैं, बड़े काबिल हैं, लेकिन लगातार जब ऐसे परिणाम आ रहे हों तो एक प्रश्न विचार करना चाहिए। टीम का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तब तक रहेगा जब तक वो रन करेगा, परफॉर्म करेगा। परफॉर्म नहीं करेगा तो हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए। मेरा यह हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि हमारी अच्छी खामियों, बहुत सारी खूबियों के बावजूद भी हमारे बड़े से बड़े नेता चुनाव अगर एक व्यक्ति विशेष के कप्तान होने के नाते हार जाते हैं, तो बनारस से ऐसी आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब चूंकि 3 दिन में इतना थका दिया गया है कि हमारी ऊर्जा शेष हो गई है। आपको सादर प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन आपने तो 5 मिनट में हम लोगों को थका दिया। वातावरण देश का किस तरह से दूषित किया गया, किस तरह कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल प्रलाप हुआ, उस प्रलाप पे लोग कैसे बहे। यहाँ पे पंडित लोकपति त्रिपाठी भी चुनाव लड़े थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी उसके पहले बनारस की सेवा उन्होंने की थी, बनारस के घर घर से परिचित थे। कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसके ऊपर उनका एहसान न रहा, लेकिन तब भी पंडित लोकपति त्रिपाठी को वोट नहीं मिला। यहाँ वोट नहीं मिला इसलिए नहीं कि कप्तान गलत था, वोट इसलिए नहीं मिला कि ऐसा प्रलाप हुआ था, ऐसा प्रचार हुआ था, ऐसा प्रचार हो रहा है जिसमें हम सब भी बह रहे हैं। आज कप्तान को बदलने की बात होगी, कल ये कहेगा कांग्रेस की नीतियां और सिद्धांत गलत हैं, इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं। बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं। अभी हमारा हारने का दौर चलेगा, और जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, अपने नेता के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम चुनाव हारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फेलोशिप जारी करें, और इनके जो जीवन है,
जिनसे इनका मिलना जुलना रहा है, गांधी से इनके वार्तालाप और तमाम तरह का मूवमेंट, जो आज़ादी का मूवमेंट रहा है, और संविधान सभा में भी इनके बहुत सारे वक्तव्य हैं, उन सारे वक्तव्यों का कलेक्शन करके एक अच्छा शोध 2 पत्र लिखे जाएं तो बहुत ही एक बहुत पॉजिटिव बातचीत होगी। और चूँकि बाबूजी ने हमेशा संविधान सभा में एक बातचीत हमेशा ये रखे, क्योंकि जब ये डिबेट चल रहा था कि इंडिया दैट इज़ भारत, भारत दैट इज़ इंडिया, तो उन्होंने हमेशा भारत को एक केंद्र बिंदु के तौर पे रखा। और इस चूँकि एक और ख़ास बात है, हम भी बहुत सारे गाँव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि एक धनंजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे आपने कहा कि मल्लाह बहुत उम्मीद रख रहा है, तो मैं एक बात कहूँगा कि मल्लाह ही बहुत उम्मीद नहीं रख रहा, हर जाति धर्म का व्यक्ति आज बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस को देख रहा है। बहुत बराबर खुला रहेगा। हम यहाँ बैठकर चार्टर ऑफ डिमांड को तैयार करेंगे और उसको लेकर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। अभी कहा गया कि चुनाव राजेश मिश्रा हार गए। चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हार गई थी, तो क्या इंदिरा गांधी नेता नहीं रही? चुनाव तो पंडित कमलापति त्रिपाठी भी हार गए थे, तो क्या पंडित जी नेता नहीं रहे? चुनाव का हार जीत का पैमाना, और इस कांग्रेस की राजनीति को तेंदुलकर और धोनी से जो तुलना करते हैं, ऐसे लोगों को मैं कैसा कांग्रेसी मानूं भाई, मेरी समझ में नहीं आता। आज की बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब आएंगे? अच्छे दिन तो आएंगे जब मोदी देश से जाएंगे। हम तक जाम बनारस और मोदी का एक काम बनारस, ये एक काम है ना। आपको मोदी जी ने कहा महंगाई घटा देंगे, मोदी जी ने कहा डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस का सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, दिल्ली को सुनहरी बना देंगे। क्या किया? दिल्ली को क्या बनाया? मोदी जी ने दिल्ली को क्या बनाया? कहा था सुनहरी बना देंगे दिल्ली, मगर गूंगी बहरी बना दी है दिल्ली। दिल्ली क्या हो गई? सुनहरी हो गई कि गूंगी बहरी हो गई? जहां जनता की आवाज न सुनाई दे, वो दिल्ली गूंगी है, बहरी है कि सुनहरी है? आज आप काशी के रहने वाले हैं, हम भी काशी के रहने वाले हैं, और क्या काशी की दुर्दशा है, क्या बताऊं मैं, क्या खूब शहर है काशी, और जान से प्यारा यह महबूब नगर है काशी। नाम लेता हूं तो चमक चेहरे पर आ जाती है, और इसके कांटों में ही फूलों की महक आती है। दर्द में डूबी हुई एक कहानी सुनिए, आप काशी के हैं, काशी की जवानी सुनिए। सरहदों के मरते हुए देखता किसान जवान को, मरते हुए देखता हूं गांव के किसान को। ये मोदी की सरकार है कि खुदाई हो रही है, और गंगा अगर हरिश्चंद्र घाट, शंकराचार्य घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और पंचगंगा घाट से गंगा छोड़ देंगी तो काशी का क्या अस्तित्व रह जाएगा? हमारा कोटा बांध दो। अरे भाई, कोटा बांधने वाली जगह नहीं है, जाके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से बनवा लीजिए कोटा। कांग्रेस कोटा परमिट की पार्टी नहीं है। हमने इसलिए आयोजन किया, हमने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को बुलाया, उनके शैक्षणिक अनुभवों को, उनके वैचारिकों को, विश्वविद्यालय के दशा और दिशा को, दुर्दशा को देखा, और ऐसे लोग आ गए तो बोलने लगे। उनको बुलवाए तो नाराजगी है कि मैं नहीं बोला,
अरे भाई, आपके लिए तो ये आयोजन ही नहीं था ना, आप सुनने वाले थे, श्रोता थे। हम भी नहीं बोले, आज बोल रहा हूँ। पर इतिहास का बोझ लेने के लिए नहीं, उसकी जुगाली करने के लिए नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। और ये जो लोग बैठे हैं ना, ये इतिहास का कूड़ेदान बना दिए हैं देश को। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं उससे मुक्त होने की भी, उससे अलग होने की भी ज़रूरत है, मुझे महसूस होता है। ग्रास रूट पर काम करने के लिए वो लगातार विपक्ष में रहे, 100 साल विपक्ष में रहे। उन्होंने कनगोजर की तरह अपनी टांगें फैलाई हैं और नीचे तक पहुँचे हैं। और हमारे पास जो हमने संस्थाएं खड़ी की, हमने कभी नहीं चाहा कि हम उसमें स्लीपर सेल्स घुसाएं, उन्होंने घुसाए हैं। हमारे हार का भी हम जब समीक्षा डायग्नोसिस करने बैठे थे तो हमें जवाब नहीं देना, लेकिन बड़े हैं, लेकिन यही कहना था कि अपनी समीक्षा में हमको ये स्लीपर सेल वाली भूमिका भी देखनी चाहिए। राहुल बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आने वाले 1-2 दिन में वो सारे पॉइंट्स रेखांकित होंगे, जहां नहीं हो पाए होंगे मैं भी बैठूंगा, आप सब बैठें और बैठ के उसे ठीक किया जाए। मैं जब आया तो उस समय शायद अनूप श्रमिक जी बोल रहे थे। अनूप श्रमिक जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अनूप जी कांग्रेस में और दूसरे राजनीतिक दल में अंतर है। हम संगठन हो या संगठन के बाहर समाज में हो, हम कभी भी उस लाइन पे नहीं जाते कि किस कास्ट का, किस कम्युनिटी का कितना परसेंटेज संगठन में है, कितना नहीं है। हम कांग्रेसी। आप हमारी बात से सहमत होंगे कि जब कांग्रेस की तेज हवा चला करती थी हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में, तो सामान्य व्यक्ति ये मानता था कि कांग्रेस के सॉलिड वोट बैंक ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित हैं। लेकिन इसे कहीं कहा नहीं जाता था और हम इसे कहते भी नहीं थे। हम सबसे वोट मांगते थे, सबके बीच में रहते थे, लेकिन बेसिक वोटर ये माने जाते थे कांग्रेस के। अब ये परसेप्शन था लोगों के बीच में। और आज मैं कह सकता हूं कि हमें चाहे कोई कितना ही कमजोर समझ ले, लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं, चूंकि जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका बेस जाति है और बीजेपी का बेस जो है कम्युनल है। और जिस समय उत्तर प्रदेश की बात मैं कह रहा हूं, यदि उत्तर प्रदेश में कोई एक वोट बैंक सॉलिड जिस दिन कांग्रेस का 10% भी हो जाए, कांग्रेस को हर कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में वोट देगी और कांग्रेस सरकार बना देगी। हमें सिर्फ 10% वोट की जरूरत है, जिसको हम ये कहें कि मेरा बेस वोट है। आज हमारी दिक्कत क्या है, जब हम जनता में चुनाव लड़ते हैं तो लोग ये कहते हैं कांग्रेस पास अपना क्या है। तो जो ये अपना शब्द है, ये शब्द आज जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं उनकी वजह से बना है। तो हमें काम तो सबके लिए करना है और काम करके हमें अपने उस 10, 12, 14% वोट बैंक पे दिमाग लगाए रखना है कि जिस दिन हमारा एक वोट बैंक हो जाए, माइनॉरिटी हमें 100% वोट करेगी। दलित मैं 100% नहीं कहता जब तक मायावती जी हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप दलित कांग्रेस को वोट करेगा। और वो जब आपकी अवस्था में हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, तो हम लोग जब आंदोलन करते थे यूनिवर्सिटी में, तो राजपूताना हॉस्टल से हम चलते थे और लंका गेट आते आते यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी, सैनिटाइज हो जाती थी। एक उस समय से हम लोग भी गुजरे हैं। तमाम सारे लोग हमारे समय के, उस समय के लोग अभी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं इस समय के। हम लोगों को लंका पे कभी 10-15 लोगों के साथ धरना नहीं देना पड़ा था। वाइस चांसलर लॉज पे हम लोग बैठे थे, छात्र संघ अध्यक्ष बैठे, उनके साथ 100 लोग बैठे। वो आमरण अनशन था, हमें लगता है कि 3 दिन 4 दिन चला। उसके बाद महामंत्री बैठे, वो भी 4-5 दिन चला। उसके बाद मैं बैठा और मैं बैठा, उसके बाद यूनिवर्सिटी सैनिटाइज हो गई। आप रहे होंगे उसमें। तो स्टूडेंट मूवमेंट का मतलब यही है। और कांग्रेस पे तो जो व्यक्ति की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हमें अपने को जोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ व्यक्ति की समस्याओं से जोड़ने से वो व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, लेकिन समाज नहीं प्रभावित होगा। लेकिन जरूरी ये है कि जब आपके पास एक ऐसा समूह रहे जो व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ खड़ा रहेगा, जब वो खड़ा रहेगा और समाज में के लिए जो आपका काम होगा, जब वो दिखाई पड़ेगा, तो समाज और व्यक्ति दोनों जुड़ जाता है। समाज में ये था, जबकि यूपी में गवर्नमेंट हमारी नहीं थी,
और आप सब जानते हैं कि जब काम करना होता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कोऑर्डिनेशन से काम हो सकता है। उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की कि बनारस को टूरिज्म का हब बनाया जाए। ये पर्यटन केंद्र बनेगा तो बनारस के लोगों को व्यापार बढ़ेगा, यहाँ रोजगार लोगों को मिलेगा और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और बनारस के अंदर तीर्थ के नाम पर जो यहाँ जो टूरिज्म है वो धार्मिक टूरिज्म है, और जगहों पे धार्मिक टूरिज्म नहीं है। होने के बाद मैं अभी ओथ नहीं लिया था, और एक मेरे मित्र थे आर्यन सिंह जी बॉम्बे में थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी में थे, मैं उनको साथ लेके मैं घूमने लगा कि यहाँ से हज की फ्लाइट कैसे चलवाऊँ। मुझे 2.5-3 साल लगा। उसके लिए मुझे एयरपोर्ट बनवाना पड़ा, एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाना पड़ा। उसमें सोनिया जी ने बहुत मदद की, उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने मदद की, उन्होंने प्रफुल्ल पटेल मंत्री थे उनसे कहा, और करके मैंने बनवाया उसको। लेकिन मेरे दिमाग में था कि यदि मैं सिर्फ इसलिए हज की फ्लाइट चलवाऊंगा तो हिंदू और मुसलमान होगा। उसी समय मैंने रामेश्वरम की ट्रेन भी चलाई, जिसकी चर्चा सीताराम केसरी जी कर रहे थे कि चुनाव हारा, कि चुनाव जीतना अलग विषय है और संगठन बनाना, काम करना अलग विषय है। जनवरी के महीने में मुख्तार अंसारी ने हमको फोन किया जेल से, गाजीपुर में वो बंद थे, मायावती जी की सरकार थी। उनका फोन आया मेरे पास कि राजेश भैया मुख्तार बोल रहा हूँ, प्रणाम, हम क्या खुश रहिए, बताइए क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा भैया हुक्म नहीं, एक आपसे निवेदन है। उनका क्या कि देखिए आपको हराने के लिए मायावती जी मुझे चुनाव लड़वाएंगी बनारस से, वो चाहती हैं मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीते। और जनवरी का महीना था, उस समय मुरली मनोहर जोशी का यहाँ से चुनाव लड़ना तय नहीं था। सब जानते थे कि लोकल कोई लड़ेगा, शंकरचार्य जायसवाल लड़ेंगे या कोई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुरली मनोहर जोशी आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, मायावती जी चाहती हैं, गेस्ट हाउस कांड में उन्होंने उनकी मदद की है, वो चुनाव जीते। तो हमने कहा मेरे पास इसका क्या उपाय है, आपको लड़ना है, उन्हें लड़ना है, मैं क्या करूंगा। कहा नहीं आप चाहेंगे तो हो जाएगा। हमने कहा क्या, आप बसपा से लड़ जाइए बनारस से, मुझे घोषी मिल जाएगा, मैं भी सांसद हो जाऊंगा, आप भी सांसद हो जाऊंगा। मैंने उनसे एक लाइन में कहा था, मुख्तार भाई मुझे हारना पसंद है लेकिन मुझे कांग्रेस छोड़ना पसंद नहीं। मैंने उनसे कहा, और ये बात मुख्तार आज भी बोलते हैं सबसे, कि मैंने बहुत नेताओं को देखा लेकिन इस तरह नहीं देखा किसी को। 2014 में मेरा टिकट कटा, टेलीविजन पे आने लगा। दूसरे दिन सवेरे नरेंद्र मोदी जी हमसे फोन से बात करने के लिए परेशान थे। मैंने मना, जो लोग आए मेरे पास गुजरात के थे, उन्होंने कहा बात कर लीजिए, वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। फोन मिलाने लगा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा सुनो उनकी इच्छा होगी, मेरी इच्छा नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता। तो मैं राजनीति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं परमानेंट विधायक सांसद मंत्री रहूं। यदि मैं दल छोड़ता आजकल के नेताओं वैसा तो मैं भी रोज मंत्री रहूंगा। हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए हैं कि हमें देश बनाना है, समाज बनाना है। आज ये देश कहां चला गया। आज सवेरे मैं जोगी जी का आंकड़ा 4.5% रोजगार बचा है। आज फराट पूरी पार्टी है कि अकेले वो थोड़ी नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी यूपी में तो 148 चीने मिले थे यूपी में, 148। 10 चालू मिल, आज की तारीख में 10 चीनी मिले चालू हैं, बाकी सब बंद हो गई हैं। 21 मायावती जी ने बेचा था, 10 अखिलेश यादव जी ने बेचा था। रबड़ की फैक्ट्री थी उसे बेचा गया, कॉटन की फैक्ट्री थी उसे बेचा गया, HMT घड़ी की फैक्ट्री थी उसे बेचा गया, स्कूटर इंडिया की फैक्ट्री थी उसे बेचा गया। सारे सीमेंट कारखाने बेच दिए गए। रोजगार कहां से आएगा। सारी इंडस्ट्री जितनी 89 के पहले तक कांग्रेस ने बनाई थी, जब यूपी में कोई बची ही नहीं तो रोजगार कहां से आएगा, किसके घर से आएगा। और कहा था कि मनरेगा लाई है कांग्रेस, 80 साल में मनरेगा लाई है गड्ढा खोदने के लिए, इस गड्ढे को पाटना मेरा सबसे पहला काम होगा, उन्होंने बोला था। और आज शायद वो मनरेगा ना होता तो लोग खाने बिना मर गए होते। जो महाराष्ट्र से, बंबई से, गुजरात से, आसाम से जो मजदूर आए पूर्वांचल में, वो मर गए होते बिहार में। आंदोलन करना छोड़ा है। सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमने आंदोलन करना छोड़ा है। मैं अपने को भी दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि 6 महीने से मैं बिस्तर पे पड़ा था, अब थोड़ा बहुत चलना शुरू किया हूं, क्योंकि इससे बढ़िया अवसर आंदोलन का जो माहौल है वो आएगा नहीं। अभी फिलहाल ये माहौल है आंदोलन का।
और इसीलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हम आंदोलन के लिए सड़क पर निकले। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है, अभी धनंजय बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी में संविदा कर्मियों की, ये यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं 20,000 रुपए महीने पर। पहले ऐसा दौड़ने लगूं, क्योंकि बिना आंदोलन किए बिना जेल जाए, और जेल फेल से कि मुकदमा विनोद शुक्ला दिखवाएंगे कि कौन वकील दिखवाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रणदीप सुरजेवाला एक बार बंद थे बनारस के जेल में, और गोस्वामी बंद थे, क्या नाम है उनका, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, अन्नू एसपी गोस्वामी, स्वयं का लाठी चार्ज हुआ भयंकर। संजोग से मैं एमएलसी था, मैं पहुंच गया कमिश्नरी, उस पे उनके पोर्टिको के पास हो रहा था। नहीं, आप तो बंदे थे, आप तो हर जेल उसमें रहते। मैं उनका नाम क्यों लिया हूं इसलिए बता रहा हूं। जमानत वाले पे मैंने चर्चा की। मैं वहां पहुंचा, उनको अपने गाड़ी में लाद के पुलिस वाले लाठी तान लिए थे, लेकिन हम पहुंचे तो छोड़ दिए सब। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। और चुनाव जीतना हारना एक पार्ट है राजनीति का। हम कभी चुनाव जीतते हैं, कभी हारते हैं। कह तो रहा हूं कि यदि मुख्तार अंसारी न लड़े होते, मैं चुनाव जीतता, नरेंद्र मोदी यहां पैदा न होते बनारस में। अब उसमें कोई क्या कर सकता है? तो ये राजनीति की परिस्थितियां होती हैं। यदि मैं उन परिस्थितियों से समझौता करता, बसपा में चला जाता, तो बात दूसरी थी। हम नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। कांग्रेस एक बार नहीं 10 बार हमें टिकट नहीं देगी, मैं कांग्रेस में रहूंगा। हमारी जगह दूसरा कोई रहता तो 2014 में पंडित जी के बाद श्यामलाल जी, उसके बाद हम सांसद हुए। हमारी जगह कोई रहता तो पार्टी छोड़ के चला गया होता। बहुत लोगों ने कोशिश किया, मैंने मना किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा पार्टी। तो ये हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है। और मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि बनारस हो, पूर्वांचल हो, यूपी हो, क्योंकि हम बनारस के लोग हैं, इसलिए हम लोग जिम्मेदारी ज्यादा है। वो कांग्रेस की धरोहर है, शायद उनसे ज्यादा उत्तर भारत में कांग्रेस के पास उनसे बड़ा नेता कोई नहीं पैदा हुआ। तो ये हम लोगों की धरोहर है। और इसीलिए ये सारी बातें जो 3 दिन हुई है चिंतन शिविर में, इसी धरोहर की मूर्ति को साक्ष्य में रख के की गई है। हम उन्हें साक्षी मान के ये बोल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब जिस तन्मयता के साथ इस 3 दिन के चिंतन शिविर में जुड़े रहे हैं, आने वाले समय में लगातार आंदोलन होंगे। उसी में जिला पंचायत का चुनाव भी हो जाएगा। और जिला पंचायत का चुनाव, आप सबका मैं आभारी हूँ। आप सब लोग यहाँ समय दिए, 3 दिन लगातार आए। बहुत सारे सीनियर्स जो प्रोफेसर्स लगातार बोलते रहे हैं, 2 दिन वो नहीं भी आ पाए हैं, लेकिन सबका पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन सबका आभार व्यक्त करता है। और हमें विश्वास है कि एक नई जंग बनारस से शुरू होगी। और इसका जो इस युद्ध का जो अंत होगा, लखनऊ में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहरा के धन्यवाद। अपने अध्यक्ष भाई प्रजानाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, क्योंकि वो सुबह से हम लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका निवेदन तार चल रही 2 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक। आप साधुवाद के पात्र हैं। आप सबके सहयोग को हम सब जीवन पर्यंत नहीं भूल पाएंगे। कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं। हम 1 मिनट लेंगे आप। यहां जो भी चीजें निकल के आई, उसमें मेरी समझ से एक चीज जो मजबूती के साथ निकल के आई है कि हम सबको कांग्रेस के सिपाहियों को सड़क पर उतरना है। अगर आप सब तैयार हैं, जैसा कि लोगों ने कहा कि यहां बैठे लोग जितने लोग हैं, मजबूत सिपाही अगर मन बना लें तो समझ लीजिए कि बनारस में कांग्रेस खड़ी हो गई। सड़क पर उतरे, मेरी समस्या संभव है। अधिवक्ता बंधु भी तैयार हैं जमानत कराने के लिए 24 घंटे। चलिए, तो आप सबको साधुवाद। पंडित राजेशपति त्रिपाठी जी को विशेष तौर पे आप सबकी ओर से, पूरी कांग्रेस की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं कि आज
की तिथि में आपने पूरी कांग्रेस को एक जगह लाकर बैठा दिया और एक निर्णय के स्थान पर ला दिया। जय कांग्रेस। मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि वो आ जाए अपनी सहयोगी के साथ। हमारे अध्यक्ष अपना मीडिया चैनल क्लाउड टीवी का अपना चैनल है क्लाउड के, उसके प्रधान संपादक है। एक बार तालियां बजती रहनी चाहिए। आनंद मिश्रा जी तालियां तो जोड़ते रहिए। अच्छा ठीक है। आदरणीय श्री विजय शंकर पांडे जी ने एक सामूहिक निर्णय हम लोगों के साथ लिया कि पूरे जब तक संभव होगा हम लोग पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न फोरम्स पे विभिन्न लोगों को बुलाकर देश की स्थिति पे चर्चा करते रहेंगे। और ये संभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति में, जिस व्यक्ति के नाम से वो कर रहे हैं उसके प्रति मन में आदर हो, पार्टी के लिए और देश के लिए जिसके मन में सब कुछ लुटाने की क्षमता हो, जो कुछ भी है उसके पास वो पार्टी और देश के लिए समर्पित है। ऐसे श्री विजय शंकर जी पांडे जी का इस वक्त धन्यवाद देते हुए, उनका स्वागत करते हुए मुझे खुद भी गर्व की अनुभूति हो रही है। विजय शंकर जी का संबंध पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से, मेरे पिता पंडित लोकपति जी से, मेरी माता स्वर्गीय चंद्रा त्रिपाठी जी से, और उनका आशीर्वाद मुझे और मेरे पूरे परिवार को, ललितेश तक को हमेशा प्राप्त होता आया है। जब भी कोई आवश्यकता होती है तो बगैर पार्टी की जहां पे भी कमजोरी है तो बगैर सोचे हुए कि उस व्यक्ति के मुझसे क्या संबंध है, वो व्यक्ति मेरा करीबी है कि नहीं है, अगर वो पार्टी के लिए काम कर रहा है तो विजय शंकर पांडे जी निश्चित उस व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई विपत्ति आती है, छोर तक पहुंचाने के लिए विजय शंकर जी तैयार रहते हैं। बीच बीच में सबको रोकते रहते हैं, अभी उनके बारे में कह रहे हैं, मुझे नहीं रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आए पड़े जी, आपका स्वागत। आपको नहीं रोके। तालियां बजती रहनी चाहिए। और क्षमा करेंगे शैलेंद्र भाई हमारे जो हम लोगों के साथ, हमें पुस्तक बाद में पहले एक माला भी दीजिए इनके लिए भाई। इधर आइए। चलिए ठीक है, ठीक ठीक। हम लोग की टीम के संचालक अनु जी खुदे छूट गए। मैं चाहता हूँ कि इनका भी सम्मान। ये तो एक बार टंडन जी पीसीसी की लिस्ट भेज रहे हैं सबका। आए हुए विभिन्न जिलों से बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, भदोही और बनारस के समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 3 दिनों तक अपना लगातार यहाँ बैठकर हम सभी को सुनने का, देखने का अवसर प्रदान किया। अन्नू जी, शैलेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने रूप से लगातार भाग लिए हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के आचार्यों का, सुधाकर मिश्र जी थे हमारे यहाँ, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र जी, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
और सभी समाचार चैनलों का, समाचार माध्यमों का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अन्नू जी पीछे बैठे हुए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आनंद मिश्रा जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले पंडित प्रजानाथ शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस का, और हम लोगों के पूर्व सांसद भाई राजेश मिश्रा जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके उपरांत भाई बैजनाथ सिंह जी और संचालक महोदय का, संचालक को बड़ी कठिन जिम्मेदारी होती है संचालक की, इनका आभार व्यक्त करता हूं। 3 दिनों तक इन्होंने पूरे सभा को एक सूत्र में बांधे रखा। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप देख रहे थे वाराणसी के औरंगाबाद हाउस से जुड़े दिग्गज कांग्रेसियों के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर पर क्लाउन टाइम की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार जालान। आइए जानते हैं कि 30वें शिवरात्रि संगीत महोत्सव में क्या है खास। हर वर्ष की तरह इस बार भी स्थानीय युवा कलाकार और बाहर के सुप्रसिद्ध कलाकारों का एक कॉम्बिनेशन है, और पहले दिन के और तीनों दिन संगीत की तीनों विधाओं की प्रस्तुति रहेगी, गायन, वादन और नृत्य। पहले दिन का कार्यक्रम की शुरुआत भावना क्याल के कथक नृत्य से होगी। द्वितीय कार्यक्रम में भगीरथ जालान जो परिवार के सदस्य हैं उनका उपशास्त्रीय गायन होगा, और अंतिम प्रोग्राम के रूप में विजय घाटे जी पद्मश्री, उनका तबला वादन होगा। द्वितीय निशा की शुरुआत अमरेंद्र मिश्रा के सितार वादन से होगा। उसके बाद सौरभ मिश्रा बंदूगा कथक नृत्य, और अंतिम कार्यक्रम के रूप में पद्म भूषण प्रभा अत्रे जी का गायन होगा, जो कि प्रथम बार शिवरात्रि कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रही हैं। अंतिम निशा में प्रथम कार्यक्रम रोहित मिश्रा बंधुओं का गायन, और सेकंड में अभय रुस्तम सोपोरी जी का संतूर वादन, और कार्यक्रम का समापन इस वर्ष का सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और टीवी अभिनेत्री प्राची शाह के कथक नृत्य से होगा। जालान जी, प्रतिदिन कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे होगी और कितने बजे कार्यक्रम का समापन होगा? कार्यक्रम का शुभारंभ 7 बजे होगा डेली, और 10:30 से 11 के बीच में समापन हो जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए किस प्रकार की तैयारी की गई है? इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूरा पंडाल डेली सैनिटाइज होगा, और सभी आगंतुकों के लिए अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। हैंड सैनिटाइज करके ही आना होगा, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसे Facebook पेज पर देखने के लिए लाइक जरूर करें।